आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी को लिखने वाली लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। तो सबसे पहले हम लोग मन्नू भंडारी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो किसी भी लेखक का या लेखिका का आप परिचय लिखेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, 4 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा। जीवन परिचय उनका होना चाहिए, रचनाएं होना चाहिए, साहित्यिक विशेषताएं होना चाहिए, उनकी भाषा कैसी थी और उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये सब बात होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि जीवन परिचय में क्या, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ये सब, और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं मतलब उसके उनकी विशेषताएं लिखने का मूल कारण, प्रेरणा क्या होता था, किस उद्देश्य से वो लिखती थी, और उनकी भाषा शैली कैसी थी। तो हम लोग शुरू करते हैं, मन्नू भंडारी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। मतलब वहाँ मिरांडा कॉलेज में जो थी ना, सो अध्यापन कराती थी, मतलब पढ़ाती थी, और रिटायरमेंट वहाँ उसी कॉलेज से लिया। सन 2021 में इनका देहांत हो गया। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज, ये 2 उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मतलब उन्हें इतना सारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार हम लोग मन्नू भंडारी के बारे में थोड़ा सा समझ लिए कि उनका जीवन कैसा था। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी यह भी के बारे में, शॉर्टकट में इसमें लिखा है, संक्षेप में लिखा हुआ है। थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि चैप्टर को समझने में आपको और आसानी हो जाएगी। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। मतलब लेखिका जो थी ना, सो देखने में खूबसूरत नहीं थी, तो उनका जो मतलब उनका जो व्यक्तित्व जो था, सो किस तरह से उनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर था, किस तरह से अपने, तो चेहरा तो सुंदर नहीं था लेकिन अपने व्यक्तित्व को कितना उन्होंने सुंदर बनाया। सो इस एक कहानी यह में भी पढ़ने पर समझ में आता है कि लेखिका का सफर कैसा रहा, वो बताती है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदार की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखने ही बनता है। ये कहानी अभी जो है सो मनु भंडारी की आत्मकथा है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा शब्द अर्थ भी देख लेते हैं, जैसे कि चैप्टर को पढ़ने में आपको आसानी होगी। अहमवादी का मतलब क्या होता है, घमंड। साम्राज्य राज्य को बोलते हैं। निहायत बिल्कुल, डिक्टेशन मुंह से बोलकर लिखवाना। दरिया दिली खुला दिल को बोलते हैं, जिसका बड़ा दिल हो से दरिया दिल। भग्नावेश खंडहर टूटे फूटे हिस्से को बोलते हैं। विस्फारित बढ़ाना, अधिक फैला हुआ। आंखें मूंदकर बिना जांचे। विश्वासघात, धोखा देना। आक्रांत कष्टग्रस्त को बोलते हैं। प्रीतिघात
पितृगाथा पिता की कहानी, ताने बाने रचना, ग्रंथि मन में दबी भावना, गुंथी होना रची हुई होना, पैतृक पुराण पिता से संबंधित कहानियां, सौतेलिया एक खेल, मांजा सूतना पतंग की डोर तैयार करना, ककहरा ककहरा मतलब क ख ग घ अंग जो होता है ना, क वर्ग छ वर्ग ये सब जो होता है वर्ण जो होता है उसे ककहरा कहते हैं। शगल मन बदलाव, कुंठा मन में दबी हुई भावना, भटियार खाना भटियारे का निवासी मतलब कमीने लोग की जो बस्ती होती है उसे भटियार खाना यहाँ बोला गया है। या ये भी बोल सकते हैं जहाँ भट्टी मतलब आग मतलब जलाया जाता है, वहाँ काम करने वाले जो लोग होते हैं उसको भी भटियार खाना बोला जाता है। जैसे ईटा का भट्टी उट्टी होता है ना, जहाँ की ईटा को पकाया जाता है आग में, तो ऐसा ही समझ सकते हैं। छत्र छाया सहारा, संकुचित सिमटा हुआ बवंडर हलचल को बोलते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनुशासन तोड़ने पर जो कार्रवाई होता है। गुबार निकालना, गुस्से का दबाव कम होना, वर्चस्व अधिकार को बोलते हैं। वर्जना रुकना मना है। दकियानुसी पुराने विचारों वाला। लू उतरना, खड़ी खोटी सुनाना, राहत की सांस लेना, तसल्ली महसूस करना। थर्ड ईयर बीए के तीसरे साल की पढ़ाई को बोलते हैं थर्ड ईयर। चिर प्रतीक्षित, जिसका प्रतीक्षा लंबे समय से हो। अंतर्विरोध, दो विरोधी स्थितियों के बीच। अब पाठ का सार क्या होगा, शॉर्टकट में पाठ का सार में क्या क्या पॉइंट होगा जिससे कि आपको चैप्टर को पढ़ने में मतलब समझने में आसानी होगी। एग्जाम के समय केवल आप पाठ का सार का पॉइंट देखेंगे, पूरा चैप्टर आपको ध्यान में आ जाएगा। नंबर 1 क्या है, अजमेर की यादें, पिताजी का क्रोध, लेखिका के मन में हीनता, ग्रंथि जो था, पास पड़ोस का जीवन कैसा था, राजनीतिक चर्चाओं, भटियार खाना, शीला अग्रवाल से मिलना, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना, पिताजी का विरोध, लेखिका का जोशीला भाषण, कॉलेज से निकाला जाना। तो ये 11 पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक कहानी यह भी, लेखिका अपने आत्मकथा के बारे में बता रही, अपने बारे में बता रही, लिख रही हैं। क्या बता रही हैं, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। तब लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, भानपुरा गांव में, लेकिन वहाँ मतलब वो छोटी रही होंगी तो उनको ध्यान में नहीं है, लेकिन याद कहाँ का है उन्हें, याद सब जो आता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ला, जहाँ उनका घर था, 2 मंजिला घर था, ऊपरी मंजिला में पिताजी का साम्राज्य था, मतलब ऊपरी मंजिला पे पिताजी रहते थे वहाँ और कोई नहीं रहता था। जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकें, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। तब अब अपने पिताजी के बारे में बोल रही हैं, उनका जो कमरा था कैसा था, तो वह व्यवस्थित था, किताब वगैरह बिखरा पड़ा रहता था, पत्रिकाएं भी इधर उधर रहती थी, और हमेशा क्या करते थे, कुछ पढ़ते रहते थे या तो डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन देना का क्या मतलब होता है, कुछ बोल के लिखवाना, मुंह से बोलकर लिखवाना को डिक्टेशन बोलते हैं। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छा और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनका जो काम था सो सवेर से शाम तक लेके उन लोगों के लिए वो हमेशा काम करते रहती थी। तो अपनी माँ के बारे में बता रही हैं। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंची है। उनकी खुशहाली के दिन थे और इन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। तो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि उनका तो नेचर जो था सो 2 तरह का उनको अपने पिताजी का नेचर देखने को मिलता है। एक कोमल थे, संवेदनशील थे, तो बेहद, तो दूसरी तरफ उन्हें लगता था पिताजी बहुत क्रोधी और अहमवादी थे। यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों को भग्नावेशों को ढोते पिता थे। मतलब ये बोल रही हैं, ये तो सब तो उन्होंने केवल सुना था कि मतलब पिताजी का, फिर वो अपने पिताजी के इस गुणों को भी मतलब भग्नावेश मतलब क्या बोला जा रहा है, कहने का मतलब टूटे फूटे हिस्से को भी उन्होंने, पिताजी जो थे अपने गुण का मतलब, उनका गुण कहने का मतलब क्या, कभी गुस्सा कभी संवेदनशील, इस तरह को वो ढोते थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वो इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी, हिंदी,
शब्द को विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया तो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी पर अर्थ नहीं है। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। अपने पिताजी के बारे में बोल रहे हैं कि आर्थिक तंगी के कारण क्या था ना, वो लोग मतलब इंदौर से अजमेर आ गए थे। अजमेर भी आए तो वहां पर वो अपने बलबूते पर अकेले काम करते थे। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के मतलब आगे बढ़ाया, मतलब डिक्शनरी, मतलब जैसे अंग्रेजी जो होता था ना उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके क्या बोला जाता है, तो उस तरह का वो काम कर रहे थे और इस चीज को आगे बढ़ाना शुरू किया था शब्दकोश को। इससे उन्हें बहुत प्रतिष्ठा मिली थी, पर उनकी आर्थिक स्थिति जो थी सो सही नहीं मतलब रहा। यश तो मिला लेकिन उनका आर्थिक स्थिति सुधरा नहीं। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस तक की अनुमति नहीं देता था कि वो कम से कम अपने बच्चे को तो अपनी आर्थिक विशेषताओं का भागीदार बनाए। उनके पिताजी इस टाइप के थे, उनको बहुत मतलब आर्थिक तंगी था, लेकिन ये सब बात अपने बच्चों को वो नहीं बताते थे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। तब उनके पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि उनके पिताजी का आदत जो था नवाबों जैसा आदत था, और अधूरी महत्वाकांक्षा मतलब वो जो चाहे सो तो कर नहीं पाए थे, लेकिन हमेशा वो क्या करते थे कि क्रोध से माँ बहुत क्रोध करते थे। तो माँ जो अपने पति को देखती थी, मतलब उनके पिताजी को देखती थी, तो उनका पति उनसे क्रोधी न हो। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होगी वे जिन्होंने आंखें मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते। तब उनका आर्थिक तंगी का जो कारण था ना, सो कोई अपना ही उनको मतलब इस तरह से धोखा दिया होगा, जिसकी वजह से उनके पिताजी ना थोड़ा शक्की स्वभाव के हो गए, गुस्सैल वाले हो गए। तो गुस्सा की वजह से लेखिका सब भी अपने पिताजी के गुस्सा के चपेट में आ जाती थी। यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है। बोल रही हैं कि मैं ये पितृगाथा अपने पिता के बारे में ये सब बातें नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं उनका गौरव गान कर रही हूँ, मतलब उनके बारे में बता रही हूँ, गान कर रही हूँ, बल्कि मैं यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए हुए व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। अब इसलिए वो अपने पिता के बारे में बता रही हैं क्योंकि उनके पिताजी का जो व्यक्तित्व था, या तो सब व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी होता है या कमी भी होती है, तो कौन सा खूबी और कमी जो है सो उनके व्यवहार की वजह से लेखिका का जो अंदर का जो हीन भावना कौन सा ग्रंथि जन्म दे दिया है, उनके अंदर कैसी भावना आ गई है पिताजी का जो व्यवहार था उसकी वजह से। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं किया मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उनसे उबर नहीं पाई हूँ। अब लेखिका अपने बारे में बता रही है कि कैसी थी देखने में, फिर भी वो बहुत अच्छा मान सम्मान ये सब प्रतिष्ठा उनको मिला, लेकिन वो जो हीन भावना उनके अंदर भरा हुआ था कि वो अच्छे नहीं है, इस बात का एहसास उनके पिताजी दिला दिया करते थे। उनकी बड़ी बहन जो थी सो गोरी चिट्ठी थी, तो पिताजी उसे ज्यादा पसंद करते थे, तो लेखिका के मन में एक इस तरह का हीन भावना आ गया था। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गरने गरने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। जब लेखिका जब लिखती है, कोई उनके लेखन को का जब तारीफ करता है, तो उनके अंदर पहले तो इस तरह का हीन भावना था, तो उनको अपने आप पर भरोसा नहीं हो पाता है। वो उन्हें लगता है कि वो संकोच से सिमट जाती है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है।
कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में वो अपने बारे में बता रही हैं कि अब बड़ी हो गई हैं तो कुछ न कुछ चीज़ को लेके उनसे उनके पिताजी के साथ क्या होता था, बातचीत का जो होता था वो टकराव हो जाती। तो इस वजह से उनके अंदर कुछ न कुछ कुंठा मतलब कमी मतलब अपने अंदर उनको लगता था। तो क्या होता था, वो किस तरह की कमी अपने अंदर, तो कहीं बोल रही हैं अपने कुंठाओं के लेकर, कभी प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं बाहरी भिन्नताओं के रूप में, इस तरह उनके अंदर इस तरह का भावना आ गया था। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों का क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हम पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। और अपनी माँ के बारे में, पिताजी के बारे में तो ये सब बता दी, अब अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि उनकी माँ कैसी थी। बोल रही हैं कि पिताजी के बिल्कुल विपरीत थी, मतलब अपोजिट। पिताजी पढ़े लिखे थे तो माँ कैसी थी, बेपढ़ी लिखी माँ थी। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि कितना उनमें धैर्य था, तो धरती जैसे तुलना कर रही हैं अपनी माँ का, और बोल रही हैं कि धरती उतना ही सहन शक्ति था उनकी माँ के अंदर। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। और पिताजी जो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे तो उसको क्या समझती थी, अपना प्राप्य मानती थी। और बच्चे जो बोलते थे हम मुझे ये चाहिए, तो उनकी हर जिद को फर्ज समझकर वो पूरा कर देती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब लेखिका जो है पिताजी के बारे में बता दी, माताजी के बारे में बता दी, माताजी का मतलब व्यवहार के बारे में बता दी, माताजी में सहिष्णुता भी था। फिर बता रही हैं कि माताजी जो थी सो माताजी में त्याग का भावना था, सबके लिए कि कभी अपने लिए नहीं सोची। लेकिन ये सब गुण बोलती हैं लेखिका कि माँ का ये सब जो गुण था उनमें नहीं आया। फिर अब बता रही हैं कि माता पिता का ये सब जो गाथा है अब यहाँ समाप्त करती हूँ। अब लेखिका अपने बारे में बताने जा रही हैं। 5 भाई बहन में सबसे छोटी मैं। लेखिका जो 5 भाई बहन थे उसमें सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सौतेलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़िये के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूखने का काम भी किया। बहन के साथ क्या खेली या भाई के साथ कौन कौन सा खेल खेली वो भी बता रही। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। लेखिका ज्यादा घर में नहीं रहती थी, उनका जितना भी काम सब होता था वो ज्यादा बाहर का, घर के बाहर ही उनका होता था। और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने की इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों का पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैंने किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी प्रयास के बड़े सहज भाव से उतरते चले गए थे। उसी समय के 2 साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी।
उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। उस समय लड़की का विवाह के लिए जो योग्यता था, तो एज क्या होना चाहिए, 16 वर्ष का एज के लगभग शादी हो जाती थी। और एजुकेशन क्या होना चाहिए, 10th मतलब मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। अपनी बहन सुशीला के बारे में बता रही हैं। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। बहन की शादी हो गई, भाई बाहर पढ़ने चले गए, तब उनके पिताजी को एहसास हुआ। लेखिका के बारे में वो सोचने लगे और ध्यान देने लगे। लड़कियों की जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। और उस एज में क्या होता था, पहले की लड़की लोगों को ना किस घर के काम काज सिखाया जाता था, खाना बनाया सिखाया जाता था। लेकिन पिताजी को ये आग्रह था कि पिताजी को ये सब पसंद नहीं था कि वो रसोई का काम सीखे, मतलब घर वगैरह का वो काम जाने। तो उनके पिताजी को ये पसंद नहीं था। रसोई को भटियार खाना कहते थे और जिनका हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था, उनके पिताजी को रसोई भटियार खाना लगता था। ऐसा लगता था कि उस तरह का भटियार खाना है जहाँ लोग अपनी प्रतिभा और क्षमता को तब आग में झोंक देते हैं। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी उनके घर में। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। मतलब उनके घर में राजनीतिक पार्टी के लोग सब आते रहते थे, तो बहस वहस चलते रहता था। तो उनके पिताजी का ये प्रिय सगल था, मतलब बहुत अच्छा उन्हें उनके पिताजी को लगता था। हमेशा किसी न किसी मुद्दा को उठा के उस पर बहस करते रहते थे। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौल रहा था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ भी नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षक उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। अब अपने बारे में लेखिका बता रही हैं कि उनके पिताजी क्या चाहते थे कि लोगों सबके बीच बैठे समझे कि देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती और बिना किसी चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। मतलब उनको 10वीं तक उतना समझ में नहीं आता था, जो बहस होता था चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन उनके वो समझ से लगभग बाहर रहता था। कुछ इस तरह की किताबें होती थी जो कि वो पढ़ लिया करती थी और वो उतना समझती भी नहीं थी, बस केवल ऐसे ही पढ़ लेती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा मतलब क ख ग घ से स्टार्ट की, क्लास 1 से जो शुरू की, वो बता रही हूँ, उस स्कूल के बारे में बता रही हूँ। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया में शरत प्रेमचंद से बढ़ के जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत ही आकृष्ट किया था। किसका किसका वो किताब पढ़ने लगी थी, तो सब बता रही हैं किस किस लेखक का पढ़ी। तो जैनेन्द्र जी का, अज्ञेय जी का, यशपाल जी का, भगवती चरण जी का, ये सारे किताब पढ़ी। और जैनेन्द्र जी का जो सरल छोटा छोटा वाक्य शैली था, उनको बहुत मतलब आकर्षित करता था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। एक उपन्यास का नाम है सुनीता, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर, अब अज्ञेय जी का जो उपन्यास था वो शेखर भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक जीवनी पढ़ा, पर उस समय वो मेरी समझ के सीमित के दायरे में नहीं समा पाई। एक जीवनी भी पढ़ी शेखर जी का, एक जीवनी पढ़ी जो कि उनके समझ के बाहर था, वो समझ ही नहीं पाई। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि इसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गए। उस समय तो उनको समझ में नहीं आया, एक जीवनी पढ़ी, लेकिन फिर नदी के द्वीप पढ़ने के बाद उनको इस तरह मतलब अच्छा लगा कि शेखर जी का वो दूसरा पहला बुक तो उन्हें नहीं समझ में आया था, लेकिन पहला बुक को फिर उसके बाद वो पढ़े तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। यह शायद मूल्य के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे।
उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। और बता रही हैं किसका किसका किताबें पढ़ी, कौन कौन सी किताबें पढ़ी, क्या सीखने को मिला। और अपने प्रिंसिपल के शीला अग्रवाल के बारे में बता रही हैं कि उनके साथ कभी कभी लंबी लंबी बहसें हुआ करती थी। तो उस उम्र में जितना समझना चाहिए थे वो अब समझ जाती थी। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। अब शीला अग्रवाल के बारे में, अपने प्रिंसिपल के बारे में बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें बताती थी या समझाती थी कि कैसे भाग लेना चाहिए इस आंदोलन सब में। तो ये सब उनका जो बात सब होता था, तो इस तरह से उनके अंदर एक मतलब जोशीला बात होता था कि उनके अंदर बहने वाले खून को लावे में मतलब जोश भर देती थी। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। अब इस समय ऐसा हो गया था कि बाहर आजादी के लिए हो रहा था, घर में उनके पिताजी का जो था, तो बोल रही एक बवंडर जो था सो शहर में मचा हुआ था तूफान, और दूसरा जो है उनके घर में था। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी। उनकी उपस्थिति में घर से आए लोगों के बीच उठू बैठू जानू समझो, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकताओं के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ये किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए नहीं। जब रगों में लहू की जगह लावा बहा तो सारा निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थर्रा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र की शादी तब तक वो चलता ही रहा। अब अपने बारे में बता रहे हैं, पिताजी तो बोलते थे सब बात सुनो, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था कि बाहर निकले, नारे लगाएं, हड़ताल करवाएं, लड़कों के साथ घूमे। उनको पिताजी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब लेखिका के मन में ये भावना आ गया था कि उन्हें ये सब काम करना है। तो ये उनके पिताजी के साथ हमेशा इस सब चीज को लेके ना मतलब अब बहस होना शुरू हो गया था। तो मतलब वो तब तक होता रहा जब तक उनकी शादी राजेंद्र जी से नहीं होगी। अब इनका सोच और उनके जो पिताजी का सोच जो था ना, दोनों में अब टकराहट शुरू हो गया था। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी थी। इस सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। एक बार प्रिंसिपल भी उनके पिताजी को पत्र भेजती हैं कि भाई आपकी पुत्री जो है सो कॉलेज में इस तरह का काम करती हैं, मतलब अनुशासन डिसिप्लिन वाला कोई ऐसा काम नहीं करती है, तो उनके विरुद्ध क्यों ना इस तरह का कार्रवाई की जाए। तो ये देकर उनके पिताजी को पास कॉलेज का प्रिंसिपल जो है सो पत्र भेजते हैं और उनको कॉलेज बुलाया जाता है। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं कुछ दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए गए थे, लौटकर क्या कहर बरपेगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। अब लेखिका को अंदाज हो गया कि पिताजी वहां जाएंगे तो वहां जो सुनने को मिलेगा तो घर में आके वो गुस्सा करेंगे, तो इसलिए वो क्या कि एक पड़ोस में उनकी मित्र थी, उनके यहाँ जाकर वो बैठ गई और माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। अब माँ को बोल दी कि पिताजी का जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब मुझे घर में बुलाना। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारों पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं। अब पिताजी आके बोल रहे हैं, अपनी लेखिका को बोल रहे हैं कि तुम्हारा कॉलेज में इतना चलता है कि तुम्हारे इशारे पे सारी लड़कियां चलती है, अब प्रिंसिपल तुमसे परेशान है। और वो बोल रही थी, प्रिंसिपल बोल रही थी कि तुझे घर पर बिठा लिया जाए, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट टपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं।
अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। कहाँ पिताजी जब गए थे तो इस तरह की बातें बोल के गए थे कि पता नहीं वहां जाके प्रिंसिपल से क्या क्या सुनना पड़ेगा। जब आए तो बड़े गर्व से आए, बोले कि ये तो मतलब उस समय देश की पुकार है कि आजादी चाहिए, तो इस तरह सबको आंदोलन में भाग लेना ही पड़ेगा। तो उस समय पिताजी गर्व महसूस करते हुए घर आए थे। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर। यह हकीकत थी। अब पिताजी का इस तरह का व्यवहार देखती हैं तो लेखिका विश्वास ही नहीं कर पाती हैं कि पिताजी ही इस तरह की बातें बोल रहे हैं। एक घटना और अब एक दूसरा घटना भी लेखिका बता रही है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों को एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल कर रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपर मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ। फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी को उल्लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी की आपको क्या हुआ? अब लेखिका इस तरह से हड़ताल करवा रही थी विद्यार्थी सबके बाद साथ मिलकर मुख्य बाजार के चौराहे। एक उनके मित्र थे उनके पिताजी के, तो छोटे सोच वाले थे, सो जाके पिताजी को सारी बात बताते हैं और बोलते कि मन्नू की तो मत मारी गई है। आप भंडारी जी आपको क्या हुआ? आप अपनी पुत्री को क्यों नहीं समझाते? ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कट से उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। यह सब कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी नहीं रह गया है आपको या नहीं? अब वो बोल रहे हैं, वो मन्नू के बारे में उनके पिताजी को बोल रहे हैं कि आपको अपनी बेटी का कुछ मान मर्यादा का ख्याल भी है या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। बंद करो अब इस मन्नू को घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बाला लाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पे तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मन्नू जब घर पे पहुंचती है लेखिका तो गर्मजोशी से लेखिका का स्वागत करते हैं और उस पर उनको बोलते हैं कि तुम्हारा जो भाषण होता है वो सुनने लायक होता है। मैं तुम पर प्राउड महसूस करता हूँ, मतलब गर्व करता हूँ। क्या तुम घर में घुसते रहते हो भंडारी जी? घर से भी निकला करो। अब वो बोल रहे हैं तुम क्या घर में घुसते रहते हो, घर से निकला करो, देखो कि तुम्हारी बेटी किस तरह से काम कर रही है। यू हैव मिस्ड समथिंग, मतलब तुम कुछ भूल रहे हो, तुम वो चीज नहीं देख पा रहे हो। और धुआंधार तारीफ करने लगे। वो बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की को बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितने तरह के अंतर विरोधी के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी नहीं सजग था। अब लेखिका को लगता है उनके पिताजी का जो नेचर था, एक और तो पिताजी चाहते थे कि अच्छा बने और दूसरी तरफ क्या होता था, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा भी बचाना होता था। इसलिए वो दो मझधार में फंसे हुए थे उनके पिताजी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ने न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर का क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। और शीला अग्रवाल जी जो थी इस तरह का
मतलब 47 की बात बता रही हैं। क्या करती हैं, नोटिस थमा देती हैं कुछ लड़कियों के इसमें कि वो कॉलेज में क्या करती है, भड़काने वाला भाषण देती हैं, अनुशासन डिसिप्लिन को तोड़ती हैं। इस वजह से उन्हें क्या किया गया था, थर्ड ईयर का जो क्लास चल रहा था ना, वो बंद करा दिया गया था और उन्हें क्लास से निषिद्ध कर दिया गया था कि आप क्लास नहीं कर सकती हैं। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वाले को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। वो हुड़दंग तो इतना मचाई कि उन लोगों को रोक दिया गया था ना कि थर्ड ईयर का क्लास नहीं करना है। तो इस तरह से इतना हुड़दंग मचाई कि कॉलेज वाले को क्या करना पड़ा, आखिर अगस्त मंथ में थर्ड ईयर का क्लास खोलना पड़ा। मतलब सब कोई अब क्लास ले सकता है। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी भी ला गई। अब सामने भी एक खुशी था उनको, तो मतलब जीत का इतना खुशी हुआ कि ये सामने, उस खुशी के सामने कुछ भी न रहा। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 की बात बता रही हूँ कि उस समय देश आज़ाद हो गया। जो है आज़ादी मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को, देश में आज़ाद हो जाता है। और लोगों का क्लास जो बंद हुआ था किस मंथ में, जुलाई मंथ में हुआ था। टीचर मतलब प्रिंसिपल बंद करवा दी थी। फिर अगर इन्होंने हड़ताल इतना किया कि अगस्त मंथ में क्या हुआ कि फिर थर्ड ईयर का क्लास खोलना पड़ा। और उसी साल क्या होता है, अगस्त मंथ में ही देश आज़ाद हो जाता है। देश जब आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद होना ये तो बहुत बड़ी खुशी थी ना। तो इस बड़ी खुशी के सामने उनका थर्ड ईयर का जब क्लास खुलना शुरू होता है तो मायने नहीं रखता है। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।